हेलो फ्रेंड्स। बेटा जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे आज, वो जो टॉपिक हम पढ़ना चाहते हैं वो हमारे पास है आज कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ सेल, जिसके अंदर हम ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस, इनके आपस में रिलेशन देखेंगे कि किस तरीके से इनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है। और दूसरी बात हमको क्या सीखनी है आज, दूसरी बात हमको ये सीखनी है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में क्या क्या होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पढ़े हैं आपने, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ा है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में क्या क्या चीजें होंगी वो हम देखेंगे। ठीक है बेटा, राइट। तो चलिए इसी सीक्वेंस में शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट ग्राफ। आज हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ सेल, सबसे पहला टॉपिक हमारा ये, और इसमें सबसे पहला हमारे पास है ईएमएफ वर्सेस कैपिटल आर ग्राफ। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का ईएमएफ से क्या रिलेशन है, तो देखिए बेटा, E इक्वल टू वी प्लस आई आर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अंदर अगर आप देखें, इस फॉर्मूले में क्या था हमारे पास कि आई आर जो था हमारे पास, अगर मैं इसमें करंट को जीरो कर दूं तो करंट को जीरो करने के बाद क्या होता है, ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाता है, तो ईएमएफ आता है V के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मली सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं होता। मैं अगर जनरली बताऊं आपको, सेल के अंदर होता है इंटरनल रेजिस्टेंस और सेल के बाहर होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यानी कि सेल की, ये मेरे पास सेल था, एक्सटर्नल आर ये रहा और स्मॉल आर ये रहा। सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर कोई चेंज करता हूं तो उसका जो इनपुट होगा, जो सेल सप्लाई कर रहा होगा बेसिकली, ठीक है, सेल जो सप्लाई कर रहा होगा बाहर, यानी कि उसका इनपुट जो बाहर आउटपुट निकल के जाएगा वो स्मॉल आर के ऊपर जरूर डिपेंड करता है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर। लेकिन ये रेजिस्टेंस बाहर लगा हुआ है, ठीक है, तो बाहर तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है V इक्वल टू आई आर। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास ईएमएफ की एक्सटर्नल आर से, इस वाले से कोई डिपेंडेंसी नहीं है, स्मॉल आर से डिपेंडेंसी है। तो अगर करंट जीरो हो जाए सर्किट के अंदर, तो ईएमएफ और कैपिटल आर, इन दोनों के बीच में इसका मतलब क्या हो गया, ईएमएफ और कैपिटल आर की कोई प्रोपोर्शनलिटी नहीं। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये होता है कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इसका मतलब है ईएमएफ की एक फिक्स वैल्यू आएगी जो आर की किसी भी वैल्यू के साथ चेंज नहीं होगी। यहां पर एक्सटर्नल आर में कुछ भी बदल दूं, अगर मैं 2 ओम की जगह 3 ओम कर दूं, 5 ओम कर दूं, तो सेल के ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जितना डिलीवर करना है वो तो उतना ही करेगा। ठीक है बेटा, राइट। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये जो आपके पास ईएमएफ था और एक्सटर्नल आर था, इसके बीच में आपके पास ग्राफ इस तरीके से आ जाता है। डिपेंडेंसी नहीं है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर ईएमएफ की कोई। अब जो हम सेकंड पढ़ने वाले हैं ये जबरदस्त है, और ये एग्जाम में काफी आता है, बहुत बार आ चुका, बोर्ड में भी काफी बार आया है। तो अब देखिए, वोल्टेज और एक्सटर्नल आर के बीच में आपको ग्राफ खींचना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बारे में आपको ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप कुछ मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे चलिए। हमारे पास बेटा V का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, किससे, बाय ओम्स लॉ, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं लिखता हूं कि मेरे पास सेल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू E प्लस आई आर, तो इसको और कैसे लिखा जा सकता है, V को लिखते हैं आप I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r, और ये ईएमएफ। I अगर मैं कॉमन ले लूं तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r आता है। तो फिर इससे क्या मिलेगा आपको, इससे अगर मैं I की वैल्यू निकालूं तो मुझे मिलता है ईएमएफ अपॉन R प्लस R। I की वैल्यू ये निकल के आती है किस फॉर्मूले से, ये निकल के आई है हमारे पास इस फॉर्मूले से, E इक्वल टू V प्लस आई आर, यानी कि सेल जब डिस्चार्ज हो रहा होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब सेल डिस्चार्ज होगा तो E इक्वल टू V प्लस आई आर होगा, यानी कि जब वो करंट को सप्लाई कर रहा है। और जब वो चार्ज हो रहा होता है तो V इक्वल टू E प्लस आई आर होता है, तब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है, ठीक है। तो I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R आ गया। अब क्या करना है आपको, देखिए बहुत ढंग से इसको समझिएगा, क्योंकि मैथमेटिकल कंसेप्ट के हिसाब से आप इसका ग्राफ बनाते हैं कि किस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, वो मैथमेटिकली पहले रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, मैं लिखता हूं देयरफॉर V इक्वल टू आई आर जो था, उसमें I की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूं, E अपॉन R प्लस R इंटू R, ठीक है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, अब मैं इस R को इनके अपॉन में ले जा सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तभी मीनिंग सेम है। क्यों मीनिंग सेम है, अगर दोनों का मैं R एलसीएम ले लूं यहां से, तो क्या आएगा, वो एलसीएम जो R आया होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो यही तो आएगा मेरे पास। तो इसी को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं। उससे फायदा क्या मिल रहा है, देखिए R से R को कैंसिल कर दिया, तो E इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, ये मेरे पास V का फॉर्मूला आया। अब इस फॉर्मूले को आपको यूज करना है V और कैपिटल R के बीच में रिलेशन निकालने के लिए। तो देखिए, और बहुत ढंग से देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली चीज, ग्राफ की स्टार्टिंग होती है यहां से, और ग्राफ की स्टार्टिंग यहां से होती है, तो यहां पे R की वैल्यू क्या है, कैपिटल R की वैल्यू क्या है, यहां पर कैपिटल R की वैल्यू 0 है यहां पर। तो व्हेन
कैपिटल आर इक्वल टू 0। अगर कैपिटल आर 0 हो जाए तो उस केस में v कितना आता है इस फॉर्मूले से, EMF अपॉन 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन 0, आर की जगह 0 पुट कर दिया तो क्या आएगा आपके पास, v इक्वल टू e अपॉन 1 प्लस r अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, बेसिकली इंफिनिटी बोल लेते हैं उसको। चलो जी, तो क्या आएगा, 1 में अगर मैं इंफिनिटी को जोड़ता हूं तो यही आता है, और अल्टीमेटली सॉल्व करके कितना आ गया, 0, समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज 0। तो मीनिंग ये निकलता है कि जिस टाइम पर r 0 होता है उस टाइम पर v भी 0 होता है। तो ग्राफ की स्टार्टिंग होगी इस पॉइंट से, r 0 रखने के बाद v भी 0 आया। ठीक है, अब दूसरी बात, ये तो था फर्स्ट केस। सेकंड केस, व्हेन स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, अगर मैं स्मॉल r को कैपिटल R के बराबर रख दूं तो क्या होगा इसके अंदर, या लिख सकते हैं कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r। तो यहां लिखता हूं उसको मैं, ढंग से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं स्मॉल r और कैपिटल R को बराबर रख देता हूं तो फॉर्मूला था हमारे पास v इज इक्वल टू e अपॉन 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। वैल्यू पुट करिए, स्मॉल r की जगह स्मॉल r है, कैपिटल R की जगह भी स्मॉल r रखना है, तो क्या आएगा, r से r कैंसिल हो गया तो मेरे पास v आ गया e अपॉन 2। दूसरा केस 1 प्लस 1 आ जाएगा यानी कि e अपॉन 2। इसका मतलब ये होता है कि जिस केस में स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा, ठीक है, उस टाइम पर जो EMF v जो आएगा वो आएगा e/2। अगर मान लो EMF यहां तक था, पूरी e की वैल्यू यहां तक है, तो आधा इसका हो जाएगा यहां पे। इसका मतलब है ये पॉइंट मुझे यहां मिल गया। मैं अभी पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूं, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक और केस देखते हैं, जो थर्ड केस है, व्हेन r की वैल्यू सबसे ज्यादा ले लेते हैं इनफाइनाइट। r की वैल्यू पहले हमने 0 ली, फिर कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r के बराबर ले ली, अब हम r की वैल्यू ले रहे हैं इनफाइनाइट। अगर कैपिटल R की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तो उस केस में क्या होता है, v इज इक्वल टू e अपॉन 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यू, इनफाइनाइट, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज 0, तो v इज इक्वल टू e अपॉन 1 प्लस कितना, 0, यानी कि e। वोल्टेज EMF के बराबर आ जाती है। जब R की वैल्यू इन्फिनिटी होती है तो वोल्टेज EMF के बराबर हो जाती है। इसका मतलब ये निकलता है कि R को जब मैं इनफाइनाइट करूंगा तो वोल्टेज EMF के बराबर। अब ये ग्राफ कैसा जाएगा, अब ये ग्राफ जाएगा आपका ऐसा, ये ध्यान रखिएगा, इस लाइन को मैं इस लाइन से टच नहीं करा रहा हूं, ये इसके साथ टच होती हुई नजर आएगी लेकिन टच होगी नहीं एग्जैक्टली। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आप R इक्वल टू इन्फिनिटी पे नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इन्फिनिटी को आप मार्क कर सकें। तो R जब तक इन्फिनिटी पे पहुंचेगा नहीं तब तक ये लाइन EMF के साथ टच नहीं करेगी। अगर मान लो यहीं पे इन्फिनिटी आ जाता तो ये लाइन ऊपर टच कर जाती डॉटेड लाइन के साथ, तब आपके पास पक्की बात है कि V जो होता है वो EMF के बराबर हो जाता। तो ग्राफ की शेप ये निकल के आती है इस तरीके से। स्मॉल r जब कैपिटल R के बराबर होगा तो V की वैल्यू EMF अपॉन 2 है। अगर पूरा यहां से यहां तक E है तो यहां से यहां तक क्या होगा, E/2 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ की शेप निकल के आती है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताया ये 1 2 3 पॉइंट्स का, इनको बहुत ढंग से आप याद रखिए। इस ग्राफ को इसके एक्सप्लेनेशन के साथ ही पूछा जाता है कि इसका एक्सप्लेन करो कि ये ग्राफ कैसे आया और फिर ग्राफ प्लॉट करो। ठीक है बेटा, तो आपको ये और ये दोनों एक साथ याद रखना है, राइट। चलिए अब बात करते हैं हमारे थर्ड ग्राफ के। ये थर्ड ग्राफ क्या है, वो भी अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत रिसेंटली बोर्ड में आया था वो। हाँ जी, जो थर्ड हमारे पास ग्राफ है वो है हमारे पास V वर्सेस I ग्राफ फॉर सेल। अब जब हम वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ देखते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है, हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल यह आता है कि V और I का ग्राफ ऐसा आना चाहिए। ओम्स लॉ में पढ़ा है हमने, हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल यह आता है। लेकिन ध्यान रखें, ओम्स लॉ में ये ग्राफ होता है किसी कंडक्टर के लिए, लेकिन हम ये ग्राफ इस बार कंडक्टर के लिए नहीं बना रहे हैं, हम ये ग्राफ सेल के लिए बना रहे हैं। तो ये ग्राफ ऐसा नहीं आएगा। अब वो ग्राफ कैसा आएगा देखते हैं। क्योंकि सेल की बात हो रही है तो मैं सेल का फॉर्मूला लिख दूं, V = E = V + IR। नॉर्मल केस में होता है बिकॉज
E इक्वल टू वी प्लस आई आर, ठीक है। तो इससे V कितना निकलेगा, E माइनस आई आर निकलेगा, ओके ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, अगर ऐसे भी लिख लें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है और तब आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से अगर इसे कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, वी हैव y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आपको क्या क्या मिला, ध्यान रखना, मुझे जो ग्राफ प्लॉट करना है वो v और i पे प्लॉट करना है, तो मैं इसको ऐसा ना लिख के मैं r पहले और i बाद में लिख देता हूं। पता है इस ग्राफ में क्या बता देता है, देखो y एक्सिस पे होना चाहिए v, ध्यान से समझना, y एक्सिस पे होना चाहिए वोल्टेज, x एक्सिस पे होना चाहिए करंट, क्योंकि मुझे v और i के बीच में ग्राफ खींचना है। तो चलो जी देख लेते हैं, y एक्सिस पे v आ गया, x एक्सिस पे i आ गया, तो ये जो m होता है, m को क्या बोलते हैं हम, स्लोप, वो होता है माइनस का r, और c जो होता है उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट इज इक्वल टू एप्सिलॉन। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि y एक्सिस पे कहां पे वो कट करेगा ग्राफ को, ठीक है, y एक्सिस पे ग्राफ कहां कट होगा उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो अब देखिए, तो सबसे पहले मुझे क्या करना था, y एक्सिस पे ग्राफ कहां पे कट होता है, EMF पे, यानी कि सबसे पहला पॉइंट मैं यहां लगाऊंगा EMF का, ठीक है, और उसके बाद ये ग्राफ आएगा इस तरीके से और इसका स्लोप आएगा माइनस का। जब स्लोप नेगेटिव हो तो ग्राफ नीचे जाता है और जब स्लोप पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऊपर जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। इंटरसेप्ट अगर पॉजिटिव हो, प्लस c था प्लस EMF के बराबर, इंटरसेप्ट अगर पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऊपर की ओर कट करता है y एक्सिस पे, इंटरसेप्ट अगर नेगेटिव हो, अगर प्लस c की वैल्यू माइनस का ही होती है तो ग्राफ नीचे कट करता है। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, इसको ढंग से समझिएगा, वैसे तो मैं कभी और आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं आपको। अगर मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में ग्राफ को ऐसे बनाता हूं, ऐसे, तो इसका मतलब होता है कि इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, क्योंकि आपने यहां से लेकर यहां तक ये प्लस c, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, और ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका स्लोप जो है वो भी पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरा केस, अगर मेरे पास ऐसे है तो इंटरसेप्ट c तो पॉजिटिव है लेकिन स्लोप नेगेटिव है, तो m नीचे जा रहा है तो m नेगेटिव हो गया, स्लोप नीचे है तो इसका मतलब ग्राफ नीचे जा रहा है, ठीक है। और केस देख लेते हैं, अगर मैं ग्राफ को ऐसे बनाता हूं, ऐसे, तो इसका मतलब क्या निकलता है, ये जो था मेरे पास, ये क्या था, इंटरसेप्ट, वो मेरे पास c है और c की वैल्यू नेगेटिव में आएगी क्योंकि y एक्सिस पे नेगेटिव गया, लेकिन क्योंकि ग्राफ ऊपर जा रहा है तो स्लोप m जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ग्राफ ऐसा जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास कोई ऐसा ग्राफ है, ऐसा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं, यहां बनाता हूं, देखिए, अगर ग्राफ ऐसा है तो उसमें क्या है, c की वैल्यू नेगेटिव है और स्लोप नीचे जा रहा है तो m भी नेगेटिव है, ये, तो इस ग्राफ में स्लोप भी नेगेटिव है, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, इस ग्राफ में इंटरसेप्ट नेगेटिव है लेकिन स्लोप पॉजिटिव, ग्राफ ऊपर जाने का मतलब स्लोप पॉजिटिव, ग्राफ नीचे जाने का मतलब स्लोप नेगेटिव, सिंपल सी बात। और अगर y एक्सिस पे ओरिजिन के ऊपर की ओर कट रखा है तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और y एक्सिस पे अगर नीचे की ओर कट रखा है तो इंटरसेप्ट नेगेटिव। ये एक सिंपल सी बात थी। ग्राफ और भी बनते हैं, अगर इंटरसेप्ट नहीं हो तो क्या होगा, अगर c की वैल्यू 0 ही हो जाए तो ग्राफ ओरिजिन से चालू हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो खैर और भी चीजें होती हैं, मैथमेटिकल बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये देखना था कि जो ग्राफ बन रखा है इसके अंदर किस किस तरीके से चीज चल रही है, क्योंकि नीचे की ओर गया तो स्लोप हो गया माइनस का r, और स्लोप आपको दिख रहा है m की जगह पे माइनस r लिखा हुआ है, यानी कि इस ग्राफ का स्लोप माइनस r को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, नेगेटिव ऑफ इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, और इसका जो इंटरसेप्ट था वो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लस e को, यानी ये ग्राफ होगा शुरू यहां से। अब आपको मैं बताता हूं कि ये एग्जैक्टली कैसे आया है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके देखते हैं कि ये ग्राफ इस तरीके से ही क्यों आया, ठीक है, देखते हैं। अगर बेटा ये जो इक्वेशन है मेरे पास, मैं v और i के बीच में ग्राफ खींच रहा हूं, इस इक्वेशन में जब i की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, भाई i की वैल्यू 0 का मतलब है कि i को मैं 0 पुट करता हूं। मैं इस बात को प्रूव करना चाहता हूं कि जब करंट 0 होती है तो उस टाइम पर वोल्टेज EMF के बराबर होती है। स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहां से आएगा EMF के बराबर से। तो देखो ये था मेरे पास v -ri प्लस एप्सिलॉन, इसमें मैं i की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा प्लस एप्सिलॉन, तो v प्लस एप्सिलॉन आया,
इसका मतलब है जब करंट जीरो होगी तो वोल्टेज होगी प्लस की ई। अगर यही वोल्टेज माइनस की ई होती तो ये ग्राफ ऊपर से ना स्टार्ट होके नीचे से यहां से स्टार्ट होता और यहां से भी नीचे जाता स्लोप नेगेटिव होने की वजह से। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि इससे पता लग जाता है कि v इक्वल टू ये हो जाएगा। अच्छा ठीक है, और इस पॉइंट पर क्या पता लग रहा है आपको? इस पॉइंट पर क्या पता लग रहा है कि जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है तो उस टाइम पर वोल्टेज जीरो हो जाता है। अगर वोल्टेज को मैं जीरो कर दूं, इफ v इज इक्वल टू जीरो, यहां दिख रहा है कि v जीरो है, वोल्टेज अगर जीरो हो जाए तो क्या आता है? जीरो इज इक्वल टू माइनस आर आई प्लस एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन आ जाता है आई आर, ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई आर निकल के आता है इस केस के अंदर। तो इसका मतलब ये निकल के आ गया, थोड़ा सा और अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड करके लिखूं कि I की वैल्यू क्या निकल के आई, तो I की वैल्यू इससे निकल के आ गई E अपॉन R से, ये वैल्यू निकल के आ गई इस केस में I वैल्यू E अपॉन R से निकल के आ गई। तो बस ये ध्यान रखना है कि इस पॉइंट पर V जीरो था और इस पॉइंट पर I जीरो है। तो एक बार I को जीरो पुट किया, देखो क्या वैल्यू आई, एक बार आपने V को जीरो पुट किया और तब देखा क्या वैल्यू आई। तो ये उनकी कंडीशन है कि किस कंडीशन में ग्राफ बनता है। बस आपको मेन क्या बात ध्यान रखनी है, मेन ये बात ध्यान रखनी है कि ग्राफ किस तरीके से आता है, उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है। ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट करता है माइनस का r, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, राइट। तो ये हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक कर्व, इनको ढंग से याद करना है, बड़े इंपॉर्टेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब ग्राफ की बात आती है तो उनमें सबसे जो डिमांडिंग ग्राफ है वो यही ग्राफ है। आपको मैंने रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ बताया था, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ग्राफ क्योंकि बहुत टेक्निकल है इसलिए ये ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की, कि सेल में किस तरीके से कॉम्बिनेशन होते हैं। अगेन कॉम्बिनेशन वैसे ही होंगे, सीरीज और पैरेलल, और एक और कॉम्बिनेशन होता है, कौन सा? एक तो हो गया सीरीज, एक हो गया पैरेलल, और एक होता है मिक्स ग्रुपिंग। मिक्स ग्रुपिंग का मतलब कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में। तो ये केसेस होते हैं, इनको हमको ढंग से देखना है, ढंग से सुनना है, और बहुत इजी है, बहुत इजी। एक बार कंसंट्रेशन से आप इसको देख लीजिए, आपको पहली बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए बात करते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। लेट्स सी सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होना है, मैं सिंपल दो सेल ले लेता हूं, समझने के लिए दो सेल ही बहुत है। कुछ ऐसे, लेट दिस टर्मिनल इज A, दिस टर्मिनल इज B एंड दिस टर्मिनल इज C। अब मैंने क्या किया, क्योंकि दो डिफरेंट सेल में यूज कर रहा हूं तो दोनों को आप सेपरेट कैसे कर सकते हैं, अलग अलग कैसे सोच सकते हैं? अलग अलग तब सोच सकते हैं जब मैं A और B एक टर्मिनल बना दूं, यानी A और B के बीच में ये सेल आ गया और B और C के बीच में दूसरा सेल आ गया। अगर मैंने यहाँ पे A और यहाँ पे B लिख दिया होता तो इसका मतलब ये निकलता कि आप दोनों को एक साथ देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं इनको अलग अलग देखना चाहूं तो वो कैसे देख सकता हूं? एक यहाँ टर्मिनल बना दो, एक यहाँ बना दो, तो ये सेल सेपरेट हो गया, और यहाँ बना दे तो यहाँ ये सेपरेट। लेकिन सेपरेट करने का मतलब ये नहीं होता कि सीरीज में नहीं है, सीरीज में तो है, लेकिन आप हम मतलब हमारी सुविधा के लिए हम इसको इंडिविजुअली भी देख सकते हैं। अब ये ठीक है, तो चलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए क्या क्या चीजें होती है हमारे पास, क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टी होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन की एक प्रॉपर्टी है जो कभी नहीं बदलती है, दैट इज करंट रिमेन्स सेम इन द सर्किट। और करंट क्यों सेम रहती है? करंट इसलिए सेम रहती है क्योंकि उसको कोई रास्ता ही नहीं मिलता दूसरा कहीं और से जाने का। ठीक है, तो अब देखो, अब सेल ये दोनों के दोनों पॉजिटिव टर्मिनल इधर की ओर है, अगर पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो करंट इधर की ओर जाएगी। भाई पॉजिटिव से टर्मिनल से करंट निकलती है सेल के, इससे इधर गई, इससे इधर गई, करंट ऐसे जा रही है। इस करंट को मैं I मान लेता हूं, ये करंट भी I होगी। ये जो फर्स्ट सेल था मैं इसको एप्सिलॉन 1 मान लेता हूं इसके ईएमएफ को, और सेकंड वाले सेल के ईएमएफ को एप्सिलॉन 2 मान लेता हूं। बहुत ढंग से समझिएगा, बहुत आराम से बता रहा हूं। एप्सिलॉन 1 इज द ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल एंड एप्सिलॉन 2 इज द ईएमएफ ऑफ सेकंड सेल। दोनों से सेम करंट ड्रॉ हो रही है I। एक्चुअली क्या है, जब एक ही कनेक्शन होगा तो एक ही तो करंट जाएगी, भले इन दोनों का ईएमएफ अलग अलग हो, भले इन दोनों की वोल्टेज अलग अलग हो, लेकिन करंट सेम ही जाएगी क्योंकि रास्ता एक ही है। जो नेट करंट बनेगी दोनों से मिलकर वो फ्लो करेगी। ठीक है, तो I करंट वो हो गई, हम दो डिफरेंट करंट ही बोल सकते हैं। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं कि सेल हो रहा है डिस्चार्ज, कैसे पता सेल डिस्चार्ज हो रहा है? अगर कभी भी ना, ध्यान रखना,
ये आपके बड़ा काम होने वाला है आगे भी जब हम किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट बाहर जा रही है तो सेल हमेशा डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर जाती है। लेकिन किसी केस में अगर आपको ऐसा दिखे कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट जा रही है, इसकी तरफ, तो सेल चार्ज हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट आने का मतलब करंट किसी और सेल से निकल के इसके पास आ रही है। तो इस केस में सेल चार्ज हो रहा होता है और इस केस में डिस्चार्ज हो रहा होता है। नॉर्मल केस में डिस्चार्ज हो रहा होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस में चार्ज हो सकता है जब हम इसको चार्ज करना चाह रहे हैं, जब वो रिचार्जेबल सेल है। ठीक है, तो अब देखो अभी क्या हो रहा है, अब डिस्चार्ज हो रहा है। ये जब डिस्चार्ज हो रहा होता है तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है V + IR, और जब चार्ज हो रहा होता है तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है E + IR, यानी कि वोल्टेज ज्यादा होती है ईएमएफ से, इसमें ईएमएफ ज्यादा होती है वोल्टेज से, दोनों के फॉर्मूले अलग अलग है। चलो जी अब आगे देखते हैं। तो हमें कौन सा केस सॉल्व करना है, हमें ये केस सॉल्व करना है, डिस्चार्ज हो रहा है, E = V + IR लगेगा। तो चलो जी काम करते हैं। मैं सबसे पहले लिखता हूं, अगर मुझे लिखना हो कि व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन VAB, VAB कितना होगा, VAB वो क्या होगा मेरे पास, इसको मैं लिख सकता हूं VB - VA, फॉर्मूला ये होता है। और EMF के फॉर्म में फॉर्मूला क्या था, E1 - IR1। ध्यान से देखिएगा, E1 - IR1 क्यों, क्योंकि E = V + IR था, इससे V निकालोगे तो E - IR है, वही मैं लिखा है। वोल्टेज को E - IR1 तो लिखना ही है आपको, लेकिन ये भी तो फॉर्मूला होता है, VAB को आप VB - VAB तो लिखते हैं, और ये E1 - IR1, यानी वोल्टेज फॉर फर्स्ट सेल = E1 - IR1, और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब जरा देखो कि सेकंड वाले सेल के लिए क्या लिखूंगा। अगर मैं VBC लिखता हूं तो क्या आएगा आंसर, बताओ। ध्यान रखना, बाद वाले में से पहले को माइनस करते हैं। तो VBC का मतलब क्या आएगा, यानी कि सेकंड सेल की बात कर रहा हूं, तो आएगा VC - VB, और इसके अंदर क्योंकि सेकंड सेल आता है तो क्या लिखेंगे, E2 - IR2। सेकंड सेल आ गया तो सेकंड का इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, सेकंड का ईएमएफ आएगा, और करंट तो दोनों की आई आनी है, दोनों में करंट सेम। क्लियर बेटा, ठीक है। अब क्या है, ये तो मैंने दोनों को इंडिविजुअल सॉल्व किया है। अब अगर मैं इससे VAC निकालता हूं तो कितना आएगा, पूरे का कॉम्बिनेशन कितना आएगा। अगर मैं VAC लिखता हूं तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा VC - VA। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसमें क्या करते हैं, VB को माइनस कर देते हैं और VB को प्लस कर देते हैं। मैथमेटिक्स में तो ऐसा हम कई बार करते आए हैं कि जितना ऐड किया उतना ही माइनस कर दो, बराबर बात है। तो VB को माइनस कर दो और VB को ही ऐड कर दो इसी फॉर्मूले के अंदर। तो VC का VC लिखा हुआ है, माइनस VB कर दिया, प्लस VB कर दिया, और माइनस का VA लिखा हुआ है। अब इससे फायदा क्या मिलेगा, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इससे फायदा क्या मिलेगा, फायदा ये मिलेगा कि ये एक हो गया और ये एक हो गया, और मुझे इन दोनों की वैल्यू पता है। मुझे VC - VB पता है, ये लिखा है, मुझे VB - VA पता है, ये लिखा है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। देयरफॉर VAC कितना आएगा आपके पास, VC - VB इज E2 - IR2, माइनस या प्लस, यहां प्लस था, VB - VA वो तो आपके पास E1 - IR1। ठीक है, राइट। अब बात करते हैं कि इन दोनों को आप कैसे लिखेंगे। EMF वालों को एक साथ लिख लो, रेजिस्टेंस वालों को एक साथ लिख लो, तरीका ही है लिखने का। तो चलिए लिखते हैं। Therefore VAC is equal to E1 और E2 को एक साथ लिखते हैं तो ये आएगा E1 + E2, एक साथ हो गया। माइनस इन दोनों में से कॉमन लेता हूं I, तो आएगा R1 + R2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। ये VAC हमने तब निकाला जब दोनों सेल को मैंने अलग अलग लेके सॉल्व किया था, एक बार इसको सॉल्व किया, एक बार इसको सॉल्व किया, तो VAC निकल के आ गया। अच्छा जी, अब अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूं इसको, ऑल्सो VAC को लिखा जा सकता है, फॉर्मूला तो E - IR ही होता है, लेकिन मैं इसको E को लिखता हूं E इक्विवेलेंट - IR इक्विवेलेंट। अब इसका मतलब क्या है, एक तो ये था कि मैंने दोनों को अलग अलग लेके सॉल्व किया और तब VAC निकाला। अब एक ये था कि मैं डायरेक्ट निकालता हूं VAC, तो डायरेक्ट निकालने का मतलब टोटल VAC, टोटल वोल्टेज A और C के बीच में, टोटल वोल्टेज इक्वल टू टोटल EMF - I इंटू टोटल रेजिस्टेंस। जब ये टोटल होगा तो ये भी टोटल होगा और ये भी टोटल होगा, यानी कि ये नेट होगा तो ये भी नेट होगा और ये भी नेट होगा। तो उस नेट की जगह हम वर्ड यूज कर रहे हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब तो किसके इक्वल होगा। तो ये फॉर्मूला आपके पास कब आया था, ऊपर वाले फॉर्मूले और नीचे वाले फॉर्मूले में क्या डिफरेंस आया,
ऊपर वाला फॉर्मूला तब था जब मैंने दोनों सेल को अलग अलग लेके सॉल्व किया, और ये था डायरेक्ट फॉर्मूला। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से जो मेरा आंसर आएगा और दोनों को अलग अलग लेके जो सॉल्व करूंगा तो सेम ही तो आना चाहिए, क्योंकि दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है। जैसा इन दोनों को अलग अलग लेके आ रहा है और जैसा डायरेक्ट आएगा उनका आंसर सेम होना चाहिए। तो अगर उनका आंसर सेम है तो मैं क्या करूंगा, मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेट कर दूंगा, बस इक्वेट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए तो फिर क्या आता है हमारे पास, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 और 2 से हमको क्या मिलता है, इससे मिला आपको, दोनों को इक्वेट कर दो, E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस आई R1 प्लस R2। अब क्या तरीका होता है, कंपेयर कर दो दोनों साइड को। ऑन कंपेयरिंग क्या मिला, E इक्विवेलेंट आ गया E1 प्लस E2 के बराबर, EMF से EMF इक्वेट हो जाएगा, माइनस आई के साथ माइनस आई इक्वेट हो रहा है, और R इक्विवेलेंट के साथ R1 प्लस R2। तो R इक्विवेलेंट मिला आपको R1 प्लस R2, ये मिला, ये दोनों आपको फाइनल आंसर मिले इससे। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है बताता हूं मैं। कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में दो सेल थे और दोनों कैसे लगेंगे, दोनों ऐसे लगेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इसका ईएमएफ E1 था, इसका ईएमएफ E2 था, तो नेट आ गया E1 प्लस E2, सीधा सीधा दोनों के ईएमएफ जुड़ गए। अगर मान लो कोई थर्ड सेल लगा होता और उसका ईएमएफ होता E3, तो आंसर क्या आता, ईएमएफ इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। अब इसमें एक चीज देखो चेंज, अगर मान लो कि ये सेल उल्टा लगा होता, ये मान लो कि ईएमएफ E1 ये रहा, E2 ये रहा और E3 ये रहा, ये उल्टा लगा है, क्यों, नेगेटिव से नेगेटिव हो गया। तो इस केस में जो इन तीनों का नेट कॉम्बिनेशन आएगा ईएमएफ का, वो आएगा EMF इज इक्वल टू E1 माइनस E2 प्लस E3। ये दोनों सीधे लगे हैं, दोनों पॉजिटिव हो गए, और ये उल्टा लगा है तो माइनस साइन आ जाएगा। ऐड सीधा सीधा करना है बस, अगर सर उल्टा लगाया ना तो माइनस के साइन के साथ उसको लगाएंगे। अच्छा, अब जरा आप देखो कि आपने जो रेजिस्टेंस निकाला था, ये तो एक केस हो गया। अब मैं रेजिस्टेंस का बताता हूं। यही दो सेल जो थे, इसका रेजिस्टेंस R1 था, इसका रेजिस्टेंस R2 था, और नेट रेजिस्टेंस क्या निकल के आ गया, R1 प्लस R2। कुछ आइडिया लगा कि ये हमने कहीं देखा है, ये बिल्कुल वैसा ही तो जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में नॉर्मल रेजिस्टेंस सॉल्व करते हैं, कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इसी तरीके से स्मॉल r इज इक्वल टू स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2 आ जाता है, बिल्कुल सीधे जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं। तो याद रखना बहुत आसान काम हो गया। चार सेल अगर दे रखे हैं और सारे बिल्कुल सीधे लगे हुए हैं, उल्टे नहीं लगा उनमें से कोई भी, चार सेल लगे हैं, तो नेट ईएमएफ आ जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, और नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। सिंपल, सीरीज कॉम्बिनेशन में सीधा ऐड कर देते हैं, बस जो उल्टा सेल लगा होगा उसके ईएमएफ को आप माइनस कर देंगे। लेकिन रेजिस्टेंस में माइनस नहीं आएगा, रेजिस्टेंस में इसलिए माइनस नहीं आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस के कोई टर्मिनल नहीं होते, पॉजिटिव नेगेटिव कोई टर्मिनल नहीं होता, लेकिन सेल का होता है, तो सेल उल्टा लगेगा तो माइनस हो जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस का सीधा उल्टा कुछ होता ही नहीं है, इसलिए रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में कभी नेगेटिव नहीं आता, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है। ठीक है बेटा, जैसा कंसेप्ट हमने सीरीज किया है, पैरेलल बिल्कुल वैसा ही है, इजी है एकदम, ढंग से देखिएगा। सेकंड था हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाले हैं, आपके ध्यान रखिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे आप, देखिए मैं सिंपल दो ही सेल ले रहा हूं जैसे पहले लिए थे, क्योंकि दो सेल से ही आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, ये मेरे पास टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल बी हो गया, और यहां मेरे पास E1 था, ये मेरे पास E2 था। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया कि बेटा सिंबल तो एप्सिलॉन है, लेकिन मैं उसको कन्वीनियंस के लिए E बोल रहा हूं। E1 E2 ये हो गए। करंट की बात करें, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट यहां निकलेगी, इसको मैं I1 मान लेता हूं, और इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इधर जाएगी, इसको I2 बोल देते हैं, और दोनों को मिला के क्या आता है I। यहां से भी I और यहां से भी I। आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाती है, यहां से अगर I आ रही हो
तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी I1, नीचे चली जाएगी I2, I1 I2 यहाँ गए और दोनों कंबाइन होके दोबारा से आई, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब क्या करना है, क्योंकि ध्यान रखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज के फॉर्मूले से शुरू किया था मैंने, V E - IR से शुरू किया था, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड होती है, इसलिए हम V1 + V2 वाले फॉर्मूले से उसको सॉल्व करते आए हैं। यहाँ पे करंट डिवाइड हो रही है, तो मुझे फॉर्मूला जो एक्चुअली लगाना है वो लगाना है I = I1 + I2। तो I = I1 + I2 फॉर्मूला मैं तब लगा सकता हूं जब मुझे I1 और I2 की पहले वैल्यू पता हो। तो निकाल लेते हैं, चलो जी। सेल डिस्चार्ज हो रहा है क्योंकि करंट पॉजिटिव से बाहर निकल रही है, तो मेन फॉर्मूला क्या आएगा, E = V + IR आएगा। मेन फॉर्मूला तो यही है। अगर मैं लिखता हूं फॉर फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल के लिए ये फॉर्मूला क्या बनेगा, E1 I1 R1, लेकिन V1 नहीं आएगा। अब ये आपको पता है कि V1 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहती है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब वोल्टेज सेम रहती है तो मैं V को V1 और V2 नहीं लिखूंगा। जैसे पिछली बार सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम थी तो मैंने I1 I2 नहीं लिखा था, सिर्फ I लिखा था। ये बात तो हमको रेजिस्टेंस के केस में पता है। ठीक है, तो चलो जी, अब यहां से I1 निकालें। I1 कितना आएगा, I1 = इसको इधर भेजेंगे तो E1 - V आएगा और अपॉन में जाएगा R1। जब I1 निकालोगे इससे तो ये निकल के आएगा, इसको पहले यहां भेज देंगे तो E1 - V हो जाएगा और अपॉन में R1। अब मैं लिखता हूं फॉर सेकंड सेल क्या आएगा, फॉर सेकंड सेल E2 = V + IR2, ये था हमारे पास। तो अब वैल्यू पुट करो, क्या करेंगे, I2 निकालेंगे यहां से। I2 कितना आएगा, E2 - V अपॉन में R2, बिल्कुल जैसे ऊपर आया वैसे नीचे आ जाएगा। ये मेरे पास I1 आ गया, ये मेरे पास I2 आ गया। अब क्या बताया था मैंने क्या करना है, जब I1 I2 निकल गया तो नेक्स्ट टास्क क्या है, I निकालना है। तो अब देखो, therefore I = वो क्या आएगा मेरे पास, I1 + I2, I1 की वैल्यू E1 - V अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू E2 - V अपॉन R2, ये आ गया। ठीक है, अब देखो इसको कैसे अब कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। तो क्या किया, ब्रैकेट को इसको जो होल यहाँ पे डिवीजन था उसको सेपरेट कर दिया। उससे फायदा क्या मिलेगा, फायदा ये मिलेगा कि E1 अपॉन R1 और E2 अपॉन R2 ये दोनों एक जैसे हैं, इनको मैं इकट्ठा लिख लेता हूं। तो देखो क्या है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस इन दोनों में से कॉमन ले लिया और V भी कॉमन ले सकता हूं, माइनस के साथ V कॉमन ले लूंगा तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 आएगा। ये आया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, अब क्या करें, ये पूरा एक पार्ट हो गया और वो दूसरा पार्ट हो गया हमारे पास। ये थी मेरे पास कब, ये मेरे पास तब टोटल करंट आई, I इक्विवेलेंट, इसको मैं बोल सकता हूं I की जगह बोल सकता हूं I इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब टोटल करंट, वो मेरे पास सॉल्व करके ये आई है। और ये कब आई, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। ये तब आई हमारे पास जब हमने दोनों सेल्स को इंडिविजुअली सॉल्व किया। अब मैं बात करता हूं कि सेल को अगर डायरेक्टली सॉल्व कर दिया जाए, इन दोनों को सेल को कंबाइन यूज किया जाए, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आना चाहिए, ऑल्सो फॉर सेल कॉम्बिनेशन, फॉर सेल कॉम्बिनेशन I इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आएगा E - V अपॉन R। देखो I = E - V अपॉन R तो था। अब मुझे इक्विवेलेंट कहां का लिखना है, यहां मैं लिखूंगा E इक्विवेलेंट। ठीक है, V को तो मैं V ही रहने दूंगा, आपको पता है वोल्टेज सेम रहती है तो उसका तो इक्विवेलेंट से कोई मतलब ही नहीं है। R को लिखेंगे R इक्विवेलेंट। तो सॉल्व करके क्या आता है, आगे सॉल्व देखें तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस का V अपॉन R इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये रही और इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये रही। अब आप इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो आपको चीजें मिल जाएंगी। तो करिए कंपेयर, देखिए आपको क्या मिलता है। ऑन
ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 we get on comparing equation 1 and 2 we get 1 और 2 को जब आप इक्वेट करते हैं तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट की जगह लिखा है ये पूरा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, उसके बराबर में आपके पास आ गया E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ठीक है। और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, देखो V की जगह तो V लिखा है, माइनस की जगह माइनस है, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट मिल गया आपको 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। क्या पता लगता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो वही है जैसा कि हम सिंपल रेजिस्टेंस में सुनते हैं, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, बिल्कुल वही आया। अब ये कैसे है जरा इसको देखते हैं। यहां पे एक जबरदस्त चीज आपको मिलने वाली है, देखिएगा। मैं क्या करता हूं इसको, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं आपस में, आप जरा ढंग से देखना, क्या ये जो फॉर्मूला है और क्या ये फॉर्मूला है, इनको आपस में इक्वेट किया जा सकता है या क्या इससे कुछ निकल सकता है? वैसे तो आंसर हमारा आ गया, लेकिन ये आपको एक स्पेशल केस की तरफ लेके जाता है, ये आपको कुछ और बताता है। ये आपको ये बताता है, और वो समझना बहुत जरूरी, क्योंकि वो नहीं समझे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं होंगे। मैं अगर इन दोनों को इक्वेट करूं तो आप ध्यान रखो, अगर मैं मान लूं इफ E1 is equal to E2 is equal to E, दोनों के EMF को अगर मैं एप्सिलॉन मान लूं, सेम मान लूं, तो देखना जरा क्या आता है। E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, इन दोनों में से क्या आएगा, E1 को E कॉमन आ जाएगा, E1 की जगह भी E आ जाएगा, E2 की जगह भी E। तो चलो मैं एक स्टेप लिख ही देता हूं, ये आ गया, इन दोनों में से EMF कॉमन आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब जरा चेक करो कि E इक्विवेलेंट इंटू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना आ गया, कंपेयर करो। ये जो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट है इसकी वैल्यू तो ये है ही, ये तो लिखा है यहां पे, तो इससे ये निकलता है कि E इक्विवेलेंट E के बराबर हो जाता है, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E। इसका मतलब ये होता है कि ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होती है जब दोनों सेल का EMF भी बराबर हो जाए। यानी कि मतलब ये निकलता है कि अगर आपने दो सेल E1 और E2 EMF के लगाए, इनिशियली उनका EMF अलग अलग था, लेकिन जब आप उनको नेट कनेक्शन में लगा देते हैं तो अल्टीमेटली दोनों का EMF इक्वल हो जाता है। और तब आप क्या लिख सकते हैं कि पहले वाले का EMF अगर E1 था, दूसरे वाले का E2 था, तो उनका नेट EMF भी क्या होगा, वो E ही रहेगा, E इक्विवेलेंट के बराबर आ जाएगा। तो E इक्विवेलेंट E के बराबर निकल के आता है कब, जब E1 और E2 E के बराबर हो जाता है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आया खाली। तो दिस इज व्हाट अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब बात करते हैं मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल क्या होगा। ठीक है, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल में क्या होगा, देखिए। थर्ड था मेरे पास मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल, बहुत ढंग से इसको समझिएगा। मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल में क्या होता है, मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको पूरी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। बस मैं सिर्फ डायग्राम बता रहा हूं, उसके बाद आप इसको ट्राई करेगा, फिर नेक्स्ट क्लास में पूरा डेरिवेशन बताऊंगा और न्यूमेरिकल्स करेंगे साथ में। देखिए, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल का मतलब ये हुआ कि आपने सेल को ऐसे लगाया, ये मेरे पास हो गया, मान लो ऐसे करके, ये मेरे पास दूसरा हो गया ऐसे करके, ये मेरे पास ऐसे हो गया, इसको मिक्स ग्रुपिंग बोलेंगे आप। इसमें क्या हो रहा है कि सेल सीरीज में और पैरेलल में दोनों में लग रहे हैं, इसको बोलते हैं मिक्स ग्रुपिंग। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में आपको ईएमएफ और रेजिस्टेंस नहीं निकालना होगा, वहां कुछ और केस होगा, वहां पर हम बात करेंगे कि हर केस में करंट क्या निकल के आती है। ठीक है बेटा, तो खैर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और बढ़िया बातें करने वाले हैं, और आपका ईएमएफ का यानी कि आपके सेल्स का जो सेगमेंट है वो आपका नेक्स्ट क्लास में खत्म होगा, और साथ में कुछ न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, आज की क्लास को ढंग से रिवाइज करके देखिएगा, क्योंकि जो डेरिवेशन मैंने आपको कराए हैं वो एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, और साथ में जो कंसेप्ट हमने सीखे वो भी आपके लिए बड़े वैल्यूएबल है। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।